सुप्रभात बच्चों। आज एलिट न्यू जनरेशनल इंटरनेशनल स्कूल में हम विषय हिंदी पढ़ रहे हैं और जिसमें पढ़ने वाले हैं हम व्याकरण। और व्याकरण का शीर्षक हम पढ़ेंगे आज विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहराव या विश्राम। पढ़ते समय या बोलते समय शब्दों या वाक्यों के आखिर में या मध्य में रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात वाक्य को पढ़ते या लिखते समय कुछ देर रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह मैंने यहाँ कुछ लिए हैं, जिनमें पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी हम इसे बोलते हैं, उपविराम चिन्ह, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। इनमें से हम आपके पाठ्यक्रमानुसार जो आपके लिए मुख्य हैं उन्हें हम आइए विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विराम चिन्हों के प्रकार या भेद, जिसमें से हमने सबसे पहले लिया है पूर्ण विराम चिन्ह। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है वाक्य का समाप्त होना। अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग करने के बाद हमारा वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और इसीलिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है, श्याम ने खाना खा लिया। तो वाक्य के बाद जो हमने अंतिम चिन्ह लगाया है वह हमारा पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। उसके बाद हमने दूसरा वाक्य लिखा है, वह कल आएगा। इसके बाद हमने जो ये चिन्ह लगाया है यह हमारा पूर्ण विराम के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि हमारा वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। विराम चिन्ह का दूसरा रूप है अर्ध विराम चिन्ह। जब वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, वाक्य को खत्म ना किया जाए, वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो, अर्थात पूर्ण विराम तो हमें पूरी तरीके से हम वाक्य के बाद विराम ले लेंगे, लेकिन यहाँ हम पूरी तरीके से विराम ना लेकर के थोड़ा विराम लेंगे, कम विराम लेंगे, तो वहां हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने वाक्य लिया है, राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो है के बाद हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वह हमारा अर्ध विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। दूसरा वाक्य हमने लिया है, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। तो हमने जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, इसके बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वह हमारा अर्धविराम चिन्ह है और हमारा वाक्य पुनः प्रारंभ होता है, वही आस्तीन का सांप निकला। तो इन वाक्यों के मध्य में हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया वह हमारा अर्धविराम चिन्ह कहलाता है। तीसरा चिन्ह लेते हैं हम अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ होता है कम, थोड़ा। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो, रुकना हो, तो वहां पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य देखते हैं, श्याम जरा इधर आना। इसका प्रभाव हमें अपने उच्चारण में भी रखना होता है। उच्चारण के साथ भी हमें इस पर ध्यान देना होता है, तभी हमारी स्पष्टता चिन्ह के साथ प्रयोग होती है। उदाहरण, श्याम जरा इधर आना। तो जब मैंने
उच्चारण के बाद, संबोधन के बाद जो थोड़ा विराम लिया वो हमारा अल्प विराम का सूचक है। दूसरा वाक्य देखिए, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये कहलाता है हमारा अल्प विराम चिन्ह। अगला हम चिन्ह पढ़ते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह। इस चिन्ह को आप भली प्रकार जानते और समझते हैं। ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है वह हमारे प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाते हैं, प्रश्न चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ मैं वाक्य लिखी हूँ, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, अर्थात मेरे समक्ष कोई है और मैंने उससे प्रश्न किया है कि तुम तो यहाँ के नहीं लगते, और उसके बाद मैंने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वह कहलाता है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तो इसमें भी मैंने प्रश्न पूछा है और यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ये आएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रश्न सूचक प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत। अगला चिन्ह हम लेते हैं आश्चर्य चिन्ह। इसको हम विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। बच्चों, विस्मयादि हमारे मन के भावों से जुड़े होते हैं, अर्थात ऐसे भाव जो हमारे मन से प्रकट होते हैं। आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए, इनका बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह हमारा विस्मयादि चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के लिए वाक्य देखिए, वाह। यहाँ रंगीन शब्द के बाद जो चिन्ह हमने लगाया है वह हमारा विस्मयादि चिन्ह है। क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या सुहावना मौसम है, अर्थात यह हमारा हर्ष प्रकट कर रहा है। वाह क्या आलीशान घर है, हमारे मन के प्रसन्नता के भाव। अरे तुम यहाँ, आश्चर्य सूचक। ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, शोक। छी कितनी गंदगी है यहाँ, घृणा का भाव। अर्थात रंगीन शब्दों के बाद जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है वे हमारे विस्मयादि या आश्चर्य सूचक चिन्ह कहलाते हैं। जितने भी रंगीन शब्दों के बाद हमने चिन्ह का प्रयोग किया है वे सभी हमारे विस्मयादि या आश्चर्य चिन्ह कहलाते हैं। अगला हमने लिया है निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का अर्थ होता है जिसे संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह भी कहते हैं, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है, किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाने के लिए। जैसे उदाहरण, प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, अर्थात हमने अध्यापक की बात को, प्रधानाध्यापक की बात को, उनके कहे गए बात को दर्शाया है कि उन्होंने क्या कहा, और हमने यहाँ लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसके वाक्य थे? शायद आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस। ये उस समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस समय आज़ादी की जंग, आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी और ये एक क्रांतिकारी थे। उस समय उनके ये वाक्यांश थे। आगे पढ़ते हैं हम कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। लघु कोष्ठक, मझला कोष्ठक, दीर्घ कोष्ठक कहते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्ठक का ही प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा जोड़ी में होता है। दशहरे के अवसर पर दशानन अर्थात रावण, अर्थात हम दशानन को रावण के नाम से भी जानते हैं, तो हमने इस बात को कोष्ठक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि रावण जो है वह दशानन का ही रूप है और दशानन ही रावण का रूप है। तो हमने यहाँ पर उसे कोष्ठक के माध्यम से दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया और हमने कोष्ठक चिन्ह के द्वारा उसे स्पष्ट किया है। अगला आता है हमारा अवतरण चिन्ह। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गोदान,
ये एक विशेष पुस्तक है को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। गोदान एक विशेष पुस्तक है, तो हम विशेष बात पर या विशेष शब्द पर जोर दे रहे हैं और उस पर जोर देते हुए यह बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अगला वाक्य है, हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है, अर्थात महाभारत हिंदुओं की प्रमुख पुस्तक है। तो इसे हमने उद्धरण चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया है। अगला चिन्ह है उपविराम या अपूर्ण विराम भी हम इसे कहते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। उदाहरण, राम घर जाता है। ये हम मुख्य लेखन कौशल में भी प्रयोग करते हैं और किसी बात का जब हमें उदाहरण स्पष्ट करना हो उसके बाद भी हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण, जब किसी बात को हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट करना हो तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम निर्देश दर्शाने के लिए भी करते हैं, अर्थात इसका अर्थ होता है आगे इसके अनुसार स्पष्ट किया गया है। कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। तो इसके बाद जो चिन्ह लिखा है, हमने जो लगाया है, उसके बाद हम उन नियमों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। तो निम्न है के बाद ही हम उन किस्मों के नाम लिखते हैं एक एक करके। तो ये कहलाता है हमारा विवरण चिन्ह। अगला है लाघव चिन्ह। किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम डॉक्टर को डॉ और उसके आगे जो बिंदु लगाया है उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। तो इसका अर्थ है डॉक्टर। प्रोफेसर को हम प्रो करके लिख देते हैं और उत्तर प्रदेश को उ और प्र के बाद में जो चिन्ह लगाया है, अर्थात इनका जो हमें पूर्ण नाम है वो इसी से ज्ञात होता है, उत्तर प्रदेश। तो उसको हम संक्षिप्त में लाघव चिन्ह के द्वारा स्पष्ट करते हैं। बच्चों, अगला आता है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। जब वाक्य को लिखते समय या वाक्यांश को लिखते समय हमसे कोई अक्षर या शब्द छूट जाता है, उसके मध्य उस शब्द या अक्षर को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह हमारा त्रुटि बोधक चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने वाक्य लिखा है, राम कल जाएगा। अब कहाँ जाएगा मैं ये लिखना भूल गई और मैंने त्रुटि बोधक चिन्ह के माध्यम से उस शब्द को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि वह दिल्ली जाएगा। तो जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो मैंने यहाँ त्रुटि बोधक लगाया चिन्ह और उसके बाद दिल्ली शब्द लिखा। अब मेरा वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो मुझे जाएगा से पहले दिल्ली शब्द पढ़ना है, राम कल दिल्ली जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा त्रुटि बोधक चिन्ह। बच्चों, आशा करती हूँ विराम चिन्ह आपको वीडियो देखने के बाद भली प्रकार समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही और आज का गृह कार्य आपका रहेगा पेज नंबर 127 पर प्रश्न नंबर 4 आप स्वयं करेंगे और पेज नंबर 128 पर प्रश्न नंबर 6 भी आप स्वयं करेंगे। विराम चिन्ह के ये प्रश्न करने के बाद आपको विराम चिन्ह का अभ्यास होगा, जिससे आपको विराम चिन्ह की स्पष्टता समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।